सबसे पहले स्वागत है सभी स्टूडेंट्स को हमारे YouTube चैनल विद्या विहार कंपटीशन क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जान रहे स्टूडेंट्स कि साइंस के लगातार हम फिजिक्स और केमिस्ट्री के सेपरेट सेट्स हमने यहाँ पर पूरी व्याख्या के साथ बताए हैं, जिसमें कि हमने 50 क्वेश्चन डील किए हैं। लेकिन उस 50 क्वेश्चन के द्वारा हमने बहुत सारी जानकारियाँ आप लोगों को उपलब्ध कराई है। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चीज़ को अच्छे से देखेंगे हमारे सभी वीडियो का, तो आज मैं आपको डिस्क्रिप्शन में अपने सभी पीछे वाले वीडियो का लिंक भी दे देता हूं, और आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर साइंस टॉप क्वेश्चंस में जाकर आप सारे जो इम्पोर्टेंट मैंने क्लास फिजिक्स और केमिस्ट्री के दिए हैं वो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स। और यकीन मानिए स्टूडेंट्स कि ये जो 50 क्वेश्चन फिजिक्स के और 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री के जो मैंने डाले हैं स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चंस बार बार तो पूछे गए हैं, और ये बोर्ड मॉडल ऐसे क्वेश्चंस हैं कि लगातार एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चंस लगभग पूछे जाते हैं। और अगर इस क्वेश्चंस को आप लोग पूरी तरह से डील नहीं जानते स्टूडेंट्स, तो पूरी तरह से समझ लीजिए कि आपकी तैयारी कहीं ना कहीं अधूरी है। तो आइए स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का आज का ये हमारा अंतिम, आज 50 क्वेश्चन का अंतिम आज यहाँ पर क्लास है, तो इसे ध्यान से देखें। बढ़ते हैं आज के इस क्लास में। उससे पहले लेंगे एक मोटिवेशनल कोट्स। कहते हैं स्टूडेंट्स कि छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, और टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। जी हाँ स्टूडेंट्स, अगर आप समझ ले जीवन में, तो कभी भी बड़ा काम करते समय मन को छोटा नहीं रखना चाहिए। हमें नेगेटिव नहीं सोचना चाहिए, हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि कैसे होगा। अगर आप तन मन से सब चीज़ करते हैं तो यकीन मानिए स्टूडेंट्स, आप सफल होंगे और इसका लाभ मिलेगा। बढ़ते क्वेश्चन स्टूडेंट्स आज के इस सेशन में। तो पहला क्वेश्चन है, कपड़ों पर जंग के दाग किसके द्वारा हटाए जा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही ये प्रचलित क्वेश्चंस है। तो कपड़ों पर जो जंग के दाग होते हैं स्टूडेंट्स, उसके लिए आम तौर पर हम लोग कई चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन अगर हम साइंस की भाषा में जाएंगे तो हम लोग इसे ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हटा सकते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल आपको डायरेक्ट नहीं मिलता है, ये आपको स्टूडेंट्स किसी ना किसी आपको ये केमिकल के थ्रू से आप सर्फ साबुन वगैरह और इसके कुछ स्पेशल प्रोडक्ट्स आते हैं, उसमें ऑक्जेलिक अम्ल होती है, और उससे आप कपड़ों पर लगे जंग के दाग को हटा सकते हैं। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है स्टूडेंट्स, वो पोटेशियम यानी कि के और आपके कैल्शियम Ca, इन दोनों लवण के रूप में पौधों में पाया जाता है। ये कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट्स? ये पौधों में पाया जाता है। और ये जो है आपके मतलब कि प्लांट प्रोडक्ट हैं। और स्टूडेंट्स, इसको क्या करते हैं हम लोग कि लकड़ी के बुरादे से, है ना, छार के साथ आपके 240 डिग्री से 250 डिग्री तक हम लोग इसे जब गर्म करते हैं स्टूडेंट्स, तो ये ऑक्जेलिक अम्ल बन जाता है। यानी जो पौधे में जो लवण पाया जाता है उसे हम लोग लकड़ी के बुरादे में हम इसे मिक्स करके गर्म करते हैं। इससे आपको स्टूडेंट्स ये आपके ऑक्जेलिक अम्ल बनता है। और इसका जो सूत्र होता है स्टूडेंट्स, ये सूत्र आपके होते हैं COOH हॉल 2। ये आपके ऑक्जेलिक अम्ल के सूत्र होते हैं स्टूडेंट्स। और स्टूडेंट्स, कभी कभी आप इस सूत्र को इस तरह से भी लिख सकते हो, जैसे कि अगर हम इसके 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो C2, और O यहाँ पे 2 है तो C2 आपके हो जाएंगे स्टूडेंट्स C2, और H2 और O स्टूडेंट्स हो जाएंगे 4। आप इसे इस रूप में भी लिख सकते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि 5% जल वाले एथेनॉल को क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, एथेनॉल जो होता है ये आपके एथेनॉल अल्कोहल होते हैं, जिसे हम शुद्ध अल्कोहल इसे ही कहा जाता है एथेनॉल, यानी इसे हम शराब भी कह सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, एथेनॉल जो आपके 100% अगर एथेनॉल होता है तो ये बहुत ही ज़्यादा घातक होता है।
इसलिए इसमें जब हम लोग 5% तक अगर पानी मिला दें, यानी आयतन के हिसाब से अगर 95% एथेनॉल और 5% आपके जो है एथेनॉल यानी C2H5OH, इसका फॉर्मूला ये होता है स्टूडेंट्स। अगर इसे 95% एथेनॉल और 5% पानी होगा तो ये एक तरह का शुद्ध अल्कोहल माना जाता है और इसे हम लोग परिशुद्ध अल्कोहल भी कहते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स, हम लोग इसे क्या कहते हैं, परिशुद्ध अल्कोहल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा का क्या कारण है। स्टूडेंट्स अब एक चीज़ आपको यहाँ पर आज नई चीज़ देखने मिली होगी कि सीमा पार प्रदूषण यानी जो अम्ल होती स्टूडेंट्स, अम्ल वर्षा को हम लोग सीमा पार प्रदूषण भी कहते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स अम्ल वर्षा कहाँ से होती है, वो हमारे वायुमंडल के ऊपरी सीमा से होती है, इसलिए हम इसे सीमा पार प्रदूषण कहते हैं। और इस प्रदूषण का जल्दी कोई निराकरण नहीं होता है, तो इसलिए हम इसे सीमा पार प्रदूषण या अम्ल वर्षा कहते हैं स्टूडेंट्स। तो अम्ल वर्षा होने का जो कारण होता है स्टूडेंट्स, वो आपके क्या होते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आई बात समझ स्टूडेंट्स, ये जो होता है मेनली आपके NO2 और आपके SO2 के कारण ये ज़्यादातर होती है। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है तो वो क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स ये एक प्रकार की जो प्राकृतिक आपदा है, इस आपदा को आप अगर देखना चाहें स्टूडेंट्स तो ये आप कहाँ पर देख सकते हैं, अफ्रीका के जो आपके झील है कीवू, आपने नाम सुना होगा, अफ्रीका के अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि प्राकृतिक आपदा जिसमें गहरी झील के जल से कार्बन डाइऑक्साइड सहसा फूटती है वो क्या कहलाती है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो है ये एक प्राकृतिक आपदा ऐसी है जो कि बहुत ही घातक होती है। इसमें क्या होता है, जो कि झील की आपकी गहराई होती है, झील के अंदर से आपके कार्बन डाइऑक्साइड निकल कर सीधा वायुमंडल तक पहुंच जाते हैं। इसे हम लोग लिमिनिक नाम दिया है इसे हम लोग इस घटना को लिमिनिक आपदा कहते हैं। अगर आप अफ्रीका के कीवू झील की बात करें तो अफ्रीका के कीवू झील में लिमिनिक इरप्शन जो होता है वहाँ ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर आपके जो इस झील में कार्बन डाइऑक्साइड, इस झील में आपके कार्बन डाइऑक्साइड और मेथेन यानी CH4, ये दोनों चीज़ स्टूडेंट्स भारी मात्रा में मौजूद होते हैं। और इसी कारण जब कभी भी इसमें कोई प्रतिक्रिया होती है तो ये आपके सीधा झील को चीरती हुई ये आपके वायुमंडल में जाकर घुल जाती है और इससे आसपास के प्राणियों को बहुत खतरा होता है। तो आई बात समझ स्टूडेंट्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि सूखी बर्फ निम्न में से क्या है। तो आप लोगों ने स्टूडेंट्स सूखी बर्फ़ का नाम बहुत बार सुना होगा, लेकिन थोड़ी देर यहाँ पर आप इसे सुनिएगा, मैं इसे डिटेल्स में बताता हूँ। आमतौर पर जो सूखी बर्फ़ को हम लोग ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं, क्योंकि ये जो होता है आपके कार्बन डाइऑक्साइड का ठोस रूप हो जाता है। आमतौर पे जो आपकी कार्बन डाइऑक्साइड तो गैसीय अवस्था में रहते हैं सामान्य रूप में, लेकिन जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सामान्य दबाव को कम किया जाता है तो यह गैस सिकुड़ कर, ये गैस ही क्या होता है स्टूडेंट्स, ये गैस सिकुड़ कर आपके ये ठोस में तब्दील हो जाता है। जैसे पानी से बर्फ़ बन जाता है, उसी प्रकार ये भी गैस ठोस में बदलकर सिकुड़ जाता है और यह गैस जो होता है पानी के बर्फ़ की तरह ही जम जाती है। इसी अवस्था को हम लोग सूखी बर्फ़ कहते हैं। और बर्फ़ इसलिए कहते हैं स्टूडेंट्स क्योंकि ये काफ़ी ठंडी होती है। इसका तापमान जो होता है आपके 78.5
डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। अब सोच सकते हैं आप ये कितना कम होगा। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो ठंड होने के कारण ही इसे हम लोग सूखी बर्फ कहते हैं। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि निम्न में से किसी बात्या भट्टी में धातुमल के रूप में प्राप्त किया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके लिए बात है धातुमल। तो धातुमल जो होता है स्टूडेंट्स, हम लोग इसे अंग्रेजी में स्लैग भी कहते हैं। अंग्रेजी में से क्या कहते हैं? स्लैग। और स्टूडेंट्स ये जो होता है, जैसे कि अयस्क, निष्कर्षण होता है अयस्कों का। तो जब निष्कर्षण की प्रक्रिया होती है तो निष्कर्षण की प्रक्रिया में क्या होता है स्टूडेंट्स, जो अशुद्धियाँ होती है जिनका गलनांक बहुत ऊंचा होता है वो जल्दी गलता नहीं है, और इन अशुद्धियों में जो मिला हुआ रह जाता है वो सभी पदार्थ, कचरे, गंदगी सभी मिल जाते हैं। तो ये क्या होता है स्टूडेंट्स, ये जब लौह को पूरा पिघला दिया जाता है यानी अयस्क को गर्म करके, तो ये सभी जो धातुमल होते हैं ये सतह पर ऊपर में आके ऐसे तैरने लगते हैं, और इसे क्या करते हैं, एक पाइप के द्वारा हम लोग स्टूडेंट्स इसे नीचे बहा देते हैं। ये स्टूडेंट्स जो ये गंदा कचरा जो बहता है इसे धातुमल कहते हैं। और ये जो आपके होते हैं स्टूडेंट्स, आपके कैल्शियम सिलिकेट, मेनली ये आपके जो होते हैं धातुमल होते हैं कैल्शियम सिलिकेट। आई बात समझ में? अगर स्टूडेंट इसके सूत्र की बात करें तो कैल्शियम सिलिकेट भी यहाँ पर है, और भी धातुमल जैसे लौह से जो निकलता है उसे फेरस सिलिकेट भी कहते हैं। तो जो कैल्शियम सिलिकेट होता है स्टूडेंट्स, इसका सूत्र आपके CA2SiO4 होता है। और अगर फेरस सिलिकेट की बात करें तो ये आपके FeSiO3 स्टूडेंट्स होता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स? तो ये आपके धातुमल के रूप में जाने जाते हैं। तो स्टूडेंट्स सारे देखिए, थोड़ा धैर्य रखिए स्टूडेंट्स, अगर आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे तो मैं बहुत सारी बातें बता रहा हूँ, आपके एक क्वेश्चन के साथ कई क्वेश्चंस क्लियर हो रही है। तो स्टूडेंट्स पूरा वीडियो को देखने का प्रयास करें। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि वनस्पति घी के औद्योगिक उत्पादन में कौन सी विधि काम में लाई जाती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट सीधी सी बात है, वनस्पति घी का औद्योगिक उत्पादन में अपचयन विधि यानी कि रिडक्शन काम में लाया जाता है। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि निम्न में से कौन सा अपतृण औद्योगिक प्रवाह से उत्पन्न जल प्रदूषण पर नियंत्रण रखने में उपयोगी सिद्ध हुआ है। तो ये स्टूडेंट्स आपके हो जाते हैं जल संबूल। ये क्या होता है स्टूडेंट्स? जल संबूल होता है। आइए स्टूडेंट्स समझते जल संबूल क्या होता है। तो स्टूडेंट्स जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं कि अपतृण, तो ये जल संबूल एक प्रकार का अपतृण है। अब आप कहेंगे स्टूडेंट्स अपतृण क्या होता है? तो ये घास फूस होता है स्टूडेंट, जो जल में स्वतः ही उगता है। तो उसे घास फूस को हम लोग जल संबूल में, एक उसमें इस तरह का घास होता है जिसे हम लोग जल संबूल नाम देते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, जब H2 गैस को उच्च दाब के क्षेत्र से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो गैस के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो स्टूडेंट्स मैं इसे आपको एक सरल शब्दों में समझा देता हूँ। आपने स्टूडेंट्स घरों में गैस सिलेंडर तो देखा ही होगा। जो गैस सिलेंडर होते हैं स्टूडेंट्स, तो गैस सिलेंडर में क्या खास होती है कि जब इसमें गैस भरा हुआ होता है तो ये कैसा लगता है छूने में स्टूडेंट्स? ये आपको छूने में ठंडा महसूस होता होगा। लेकिन स्टूडेंट्स आपने गौर किया यहाँ पर कि ये गैस ठंडा क्यों है? क्योंकि ये उच्च दाब पर होता है, इसलिए इसका तापमान कम होता है। लेकिन जैसे इसको हम निकालेंगे और इसका दाब जब यहाँ से घटेगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, ये वायुमंडल में या कहीं भी जब निम्न दाब में जाएगा तो उसका तापमान क्या होगा स्टूडेंट्स? उसका तापमान कम ही होगा ना, तापमान बढ़ेगा, क्योंकि गैस जो दबाव में है तो तापमान इसका कम था, और जब ये बाहर निकलेगा तो इसका तापमान क्या होगा? इसका तापमान अधिक हो जाएगा। इसका मतलब है स्टूडेंट्स कि जब निम्न दाब के क्षेत्र से उच्च दाब से निम्न दाब के क्षेत्र में प्रसारित किया जाता है तो उसका तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? उसका तापमान बढ़ जाता है। आई बात समझ में स्टूडेंट्स? तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि कठोर स्टील में होता है। तो कठोर स्टील को हम लोग अंग्रेजी में कह सकते हैं स्टेनलेस स्टील। ज़्यादातर स्टेनलेस स्टील के ही नाम से कहा जाता है, यानी कि इस्पात, कठोर स्टील, जिसका उपयोग आमतौर पर हम लोग चुंबक बनाने में भी प्रयोग करते हैं। तो इसमें जो कार्बन होता है स्टूडेंट्स, वो कार्बन आपके 0.5 से लेकर 1.5% तक होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि सीमेंट बनाने के लिए किसके मिश्रण को खूब तप्त किया जाता है। तो सीमेंट बनाने के लिए चूना पत्थर यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट और मृत्तिका के मिश्रण का प्रयोग किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स, कांच क्या होता है। तो कांच जो होता है स्टूडेंट्स, ये एक क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ ही होता है। इस ठोस को पहले हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स, पिघला देते हैं। पिघलाने के बाद इस द्रव को फिर से ठंडा करके इसे कोई आकार दे दिया जाता है। मान लो इसे कांच का हम लोग एक बोतल बनाते हैं। तो ये कांच ऐसा ही पदार्थ होता है जो कि अति शीतित द्रव्य है। वो क्या स्टूडेंट्स, कांच जो होता है वो अति शीतित द्रव होता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स, ये अति शीतित द्रव यानी इससे जब हम लोग द्रव को ठंडा कर देते हैं, ठंडा होने के बाद ये कोई एक आकार प्राप्त कर लेता है और उसके बाद फिर इसे दूसरे आकार में मोड़ना मुश्किल हो जाता है। चाहे हम इसे ग्लास बना लें, चाहे कांच का कोई भी चीज़ बना लें, तो वो अति शीतित यानी ठंडा द्रव हो जाता है। पढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स कि ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान लगभग कितना होता है। तो ऑक्सी एसिटिलीन ज्वाला का तापमान होता है स्टूडेंट्स 3200 डिग्री सेल्सियस। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वनस्पति घी बनाने के लिए कौन सी गैस प्रयोग की जाती है। तो स्टूडेंट, जब भी हम कोई खाद्य पदार्थ, चूँकि वनस्पति घी क्या है, खाद्य पदार्थ है, तो जब भी स्टूडेंट्स हम कोई खाद्य पदार्थ बनाते हैं तो हमें खाद्य पदार्थ में हाइड्रोजन गैस का ही प्रयोग करना पड़ता है। कोई भी खाद्य पदार्थ होता है उसमें स्टूडेंट्स हाइड्रोजन का ही प्रयोग होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में होता है। स्टूडेंट समझना है कि पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है। जैसे कि अगर कोई काष्ठ यानी लकड़ी है, जब स्टूडेंट हम इस लकड़ी को जलाते हैं तो एक तो धुआं भी निकलता है, किसी चीज़ को जलाएंगे तो धुआं निकलता है। लेकिन स्टूडेंट क्या होता है कि अगर हम इसे एक बीकर में जलाएं, एक प्रखनली में, तो जब इसे जलाएंगे तो हम लोग यहाँ पर क्या देखेंगे कि एक गाढ़ा काला काला एक पदार्थ जो होता है ये इस सतह पर जम जाता है। ये धुआं गाढ़ा धुआं के तरह का होता है। इसे हम लोग स्टूडेंट्स पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। तो पायरोलिग्नियस अम्ल जो होता है स्टूडेंट्स, इसमें आपके 10% जो होता है वो एसिटिक अम्ल होता है। एसिटिक अम्ल यानी कि स्टूडेंट्स आपके एसिटिक अम्ल का सूत्र होता है CH3COOH। ये कार्बोक्सिलिक अम्ल का सदस्य है CH3COOH। आई बात समझ स्टूडेंट्स। तो काष्ठ से प्राप्त पायरोलिग्नियस अम्ल में 10% एसिटिक अम्ल होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। निम्न में से किस युग्म का मिलान सही है। तो यहाँ पर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो जिप्सम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो जिप्सम जो होता है स्टूडेंट्स ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका दूसरा चीज़ हो जाता है। उसके बाद दुधिया चूना, दुधिया चूना सोडियम सल्फेट। तो दुधिया चूना स्टूडेंट्स सब होता है जब कार्बन डाइऑक्साइड हम उसमें जल में घोलते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड इसमें तो सोडियम सल्फेट की कोई प्रश्न ही नहीं है, ये कार्बन डाइऑक्साइड में हो जाता है। उसके बाद ग्लोब सॉल्ट यानी कैल्शियम सल्फेट। तो हम लोग कैल्शियम सल्फेट को ग्लोब सॉल्ट नहीं कहते स्टूडेंट्स। ग्लोबल सॉल्ट जो होता है स्टूडेंट्स वो आपके होते हैं। ग्लोबल सॉल्ट हम लोग सोडियम सल्फेट को कहते हैं। जो सोडियम सल्फेट आप देख रहे हैं ना यहाँ पर जो लिखा हुआ है अगला में, इसे ही हम लोग ग्लोबल सॉल्ट कहते हैं, यानी कि सोडियम सल्फेट को। और स्टूडेंट्स यहाँ अब आपके जो पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं यानी KNO3, तो KNO3 जो पोटेशियम नाइट्रेट है स्टूडेंट्स, KNO3, इसे हम लोग सॉल्ट पीटर कहते हैं। ये आपके हैं बिल्कुल ही सही जवाब, सही मिलान है। सॉल्ट पीटर जो होते हैं स्टूडेंट्स वो आपके पोटेशियम नाइट्रेट होते हैं। आई बात समझ स्टूडेंट्स। बढ़ते नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला कथन है कि तनु घोल में विलय की कम मात्रा होती है। तो ये सही बात है,
जिसमें विलेय की मात्रा कम होती है उसे हम लोग तनु घोल कहते हैं। फिनॉल जो होते हैं वो अम्लीय होते हैं, ये भी बात सही है, फिनॉल तो अम्लीय होते ही है। इसके बाद है कि बेंजीन में सभी परमाणु एक ही समतल में होते हैं, तो ये भी सही है। बेंजीन का जो आपका परमाणु संरचना होती है ये इस प्रकार से होती है, तो इसलिए इसके सभी अणु एक ही समतल में होते हैं। अब एक स्टूडेंट मेथिलिक स्पिरिट में केवल मेथेनॉल होता है, तो सबसे पहले मेथिलीकृत स्पिरिट को समझना है स्टूडेंट्स। एथेनॉल आप लोगों ने नाम सुना होगा, एथेनॉल जिसे हम लोग शराब के रूप में पीते हैं, तो इसका बुरा प्रभाव है। इसलिए इसमें क्या होता है, एथेनॉल को जो होता है इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए इसमें थोड़ा सा हम लोग क्या करते हैं, मेथेनॉल मिला दिया जाता है, यानी मेथिल एल्कोहल। तो मेथेनॉल जो होता है वो थोड़ा सा विषैला पदार्थ होता है। आई बात समझ स्टूडेंट्स। इसको मेथेनॉल को हम लोग आमतौर पर फॉर्मिक अम्ल भी बोलते हैं। जो आपके होते हैं एच मेथेनॉल यानी अल्कोहल का आपका जो पहला सदस्य होता है यानी CH3OH, ये आपके मेथेनॉल हो जाते हैं स्टूडेंट्स। तो मेथेनॉल जो होता है जब आमतौर पे आपको चींटी या कोई विषैला पदार्थ काटता है तो मेथेनॉल उसमें हम लोग को फॉर्मिक अम्ल निकलता है, तो ये विषैला होता है। तो इसलिए क्या किया जाता है, एथेनॉल में जब मेथेनॉल मिला देते हैं तो उसे ही मेथिलीकृत स्पिरिट कहते हैं। तो इसमें केवल मेथेन होता है, ये बात गलत है स्टूडेंट्स। उसमें केवल आपके स्पिरिट नहीं होती है, उसके साथ में केवल मेथनॉल नहीं होता है बल्कि उसमें एथेनॉल भी होता है। प्रश्न है स्टूडेंट्स कि निम्न में से किसका प्रयोग नोदक या रॉकेटों में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो रॉकेटों में ईंधन के रूप में जो प्रयोग किया जाता है वो होता है स्टूडेंट्स द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन, ये दोनों मिलाकर नोदक यानी कि जो आपके रॉकेट ईंधन होते हैं जिसे कि हम लोग प्रणोदक भी कहते हैं। तो प्रणोदक के रूप में जो इस्तेमाल होता है इसे हम लोग द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन को प्रयोग किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम मिलाने से मदद मिलती है। तो पोर्टलैंड सीमेंट स्टूडेंट्स वही होता है जो हम लोग आमतौर पे जो बोरी में हम लोग लाते हैं, जो घर बनाने में हम लोग इस्तेमाल करते हैं ईंट को जोड़ने में, ये आपके जो सीमेंट होते हैं वो पोर्टलैंड सीमेंट कहलाते हैं। तो जब पोर्टलैंड सीमेंट में हम जिप्सम मिला देते हैं, जिप्सम आप लोग जानते होंगे जिससे कि पेरिस प्लास्टर बनाया जाता है जिप्सम। तो स्टूडेंट जब जिप्सम इसे मिक्स करते हैं, इसलिए मिक्स करते हैं जिप्सम क्योंकि जिप्सम तेज़ी से जमता है, इसलिए सीमेंट में से मिलाने से सीमेंट को शीघ्र जमाने में ये बहुत मदद करता है। तो ऑप्शन नंबर बी सीमेंट के शीघ्र जमाने में ये मदद करता है, ये आपके हो गए बिल्कुल ही सही जवाब। तो आई बात समझ स्टूडेंट्स। अगला है कि प्रशीतक यानी ठंडा करने वाला जो फ्रेऑन क्या है। तो फ्रेऑन आप लोग सभी जानते हैं, ये बार बार क्वेश्चन आता है कि ये डाइक्लोरोमेथेन यानी कि CFC क्लोरोफ्लोरो जो होता है आपके कार्बन, ये आपके मेथेन होता है डाइक्लोरोमेथेन, इसे हम लोग, और ये स्टूडेंट होता है बहुत ही हानिकारक है वायुमंडल के लिए, ये ओजोन परत में नुकसान पहुंचाता है। ओजोन यानी O3 का जो हमारा वायुमंडल परत है उसको नुकसान पहुंचाता है। तो स्टूडेंट्स आज के सेशन में इतने महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो है हमने आप लोगों के लिए लाए। तो स्टूडेंट ज़रूर है कि आज का भी आप लोगों को ये डिस्कशन पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये पसंद आया स्टूडेंट्स तो आप लोग ज़रूर हमें कमेंट में लिखकर बताएं। साथ ही स्टूडेंट्स इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करते रहे स्टूडेंट्स, ताकि हमारा मनोबल ऊंचा हो सके और भी हम बेहतरीन वीडियो आप लोगों के लिए बनाएं जिससे आप लोगों को काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स एक नए टॉपिक, एक नए सब्जेक्ट के साथ फिर से एक नए क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय।